राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपका क्लास 7th का चैप्टर 4th हिस्ट्री में, जिसका नाम है द मुगल 16 to 17th सेंचुरी। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और सच बताएं तो मेरा ये एक फेवरेट टॉपिक है मुगल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग 16 to 17th सेंचुरी में। Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and a culture was an extreme difficult task for any ruler to accomplish in middle age। और बेसिकली इसमें क्या था कि कोई भी राजा यहाँ पे होता था, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो उसके लिए देखिए आपको पता है कि हमारा जो भी भारत देश है वहाँ पे डाइवर्सिटी का देश है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग प्रांतों के लोग, जहाँ पे अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेंगी आप लोग को। ठीक है, अलग अलग पहनावा देखने को मिलेगा, अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। तो किसी भी राजा के लिए एक डिफ़िकल्ट होता था रूल करना मिडिल एजेस में। ठीक है, क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर्स द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश्ड व्हाट हैड हितोरर सीम्ड पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। और बेसिकली जो भी मुगल्स हुआ करते थे उनका एम्पायर हुआ करते थे, मतलब साम्राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो उनको कोई भी चीज़ क्या होती थी कि पॉसिबल बनानी पड़ती थी किसी भी चीज़ को, हर चीज़ उनके लिए एक टास्क हुआ करती थी। तो वो ठीक है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, हमारी जब 16th सेंचुरी का हाफ आया, मतलब 6 महीने बीत चुके थे, दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। और उन्होंने अपना जो भी किंगडम था उसको एक्सपेंड कर लिया था, मतलब आगरा से लेके दिल्ली तक का। ठीक है, अंटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियर बाई ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और बेसिकली जब 17th सेंचुरी हुई तो उनका कंट्रोल कहाँ तक आ गया, आपका सब कॉन्टिनेंट तक। दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउट लास्टेड देयर रूल। और बेसिकली जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी आइडिया था उनका गवर्नेंस का, ठीक है, तो वो चलता ही जा रहा था। लिविंग ऑन पॉलिटिकल लीगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। और बेसिकली जो भी आपकी पॉलिटिकल लेगेसी होती थी, ठीक है, वो मतलब कैसे चलती थी, जैसे कि दादाजी को मिली, देन उनके बाद उनके बेटे को मिली, देन उनके बाद इनके बेटे को मिली। ठीक है, तो वो चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती थी। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रामपार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स। और बेसिकली आपने देखा होगा जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं हमारे भारत के, ठीक है, वो हमेशा मतलब कि जब भी आपका इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है, तो वो रेड फोर्ट में जाके वहाँ पे पूरी जो आपका होता है प्रोग्राम वगैरह वो होता है। और बेसिकली वो किनका, आपके मुगल एम्परर के अंडर ही आता था। ठीक है, ये आपका रेड फोर्ट है, ये देखिए, ये पूरी पिक्चर में दिख रहा है जो आपको ये। देन आप लोग की बात कर लेते हैं यहाँ भी, हु वर द मुगल्स। मुगल्स कौन हुआ करते थे। द मुगल्स वर डिस्केंटेड ऑफ 2 ग्रेट लिएंजेस ऑफ रूलर्स। और बेसिकली मुगल्स कौन हुआ करते थे, जो कि आपको पता है कि जो हेरिडिटेरी एक डिसिडेंस चलता रहता है कि बाबा जी दादाजी उनके पोते, तो उसी तरीके से अब परंपरा चली आ रही थी। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिस्केंडेंट ऑफ गनीज खान। अपनी मदर के साइड से वो लोग गनीज खान के थे, ठीक है, जो कि मर चुका था 1227 में। ठीक है, द मोंगलो रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ द चाइना एंड सेंट्रल एशिया। और बेसिकली एक मंगोल का एक रूलर हुआ करता था जो रूल किया करता था आपके किस पार्ट में, आपके चाइना और सेंट्रल एशिया में। फ्रॉम देयर फादर साइड, अपने पिताजी के साइड से मोहम्मडन्स मतलब कि मुगल्स आपके कौन हुआ करते थे, दे वर द सक्सेसर ऑफ तोमर। ठीक है, और वो तोमर नहीं, तैमूर की फैमिली से हुआ करते थे, जिनका डाइट कब हुए, जब उनकी मृत्यु कब हुई, 1404 में। द रूलर ऑफ द ईरान, जो कि आपके ईरान के रूलर थे, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। और इस समय पे वो हमारा इराक, जो पहले ईरान था वो हमारा इराक और तुर्की है इस समय पे। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल। जो भी मुगल्स थे उनको ये पसंद नहीं था कि उनको कोई भी मुगल और मंगोल बोले। This was because Ghani's Khan memory was associated with the massacre of
इन्यूमरेबल पीपल। और बेसिकली आपको पता है कि जो भी उनके मदर साइड के घनिष्ठ खान थे, उनके मेमोरी मतलब उनकी याद में क्या एसोसिएट एक मीनार बनाई गई थी वहाँ पे। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स, मतलब जो भी उज्बेकिस्तान के लोग हैं, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स, और जो भी मंगोल के कॉम्पिटिटर्स हैं। ऑन अदर हैंड द मंगोल्स वर प्राउड ऑफ देयर टैम्यूरिड ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। और बेसिकली जो भी मुगल्स हुआ करते थे वो प्राउड फील किया करते थे आपके ट्राइमूड जो भी एंसेस्ट्री उसकी, ठीक है, ना ही सिर्फ उस चीज़ पे बल्कि आपके एंसेस्टर मतलब जो भी उन्हें बुजुर्ग लोग थे उनके, और उन्होंने कब ये कैप्चर किया था 1398 में, मतलब कि आपकी स्टार्टअप ऑफ 14th सेंचुरी, ठीक है, अप्रॉक्स में। दे सेलिब्रेट देयर जियोलॉजी पेट्रियोली, ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। और बेसिकली उन्होंने देखा है कि जब भी वो लोग कोई पिक्चर क्लिक कराते थे तो तैमूर की और ख़ुद के साथ में खड़े होके, ठीक है, तो बैकग्राउंड में उनकी पिक्चर्स लगी होंगी, ठीक है, तो उसके आसपास। फिर आपकी बात कर लेते हैं मुगल्स मिलिट्री कैंपेन की। ये देखिए आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा हो कैसे, देखिए मिलिट्री वाले वर्क कर रहे हैं। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, ठीक है, बाबर आपके सबसे पहले मुगल एम्परर थे। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, ऐसे ही चला आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 से 1530 तक, मतलब इनका शासन कितने साल चला? 4 साल। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरहाना इन 1494। बेसिकली वो सक्सीड हुए फरगना से, जो कि 1494 में था। व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो 12 साल के थे सिर्फ। ही वर फोर्स टू लीव हिज एंसेस्टर थ्रोन ड्यू टू इन्वेशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। और तो बेसिकली उनको क्या कहा गया कि आप ये सब छोड़ के जाओ, मतलब कि जो भी उनके राज्य जीता उनको फोर्स किया गया कि आपने ये पूरा थ्रोन छोड़ के जाओ, ठीक है। यहाँ पे दूसरे मंगोल जो ग्रुप है वो यहाँ पे शासन करेगा। द उज्बेक्स, जो उज्बेकिस्तान के थे, आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया कि काबुल जो था उसमें सीज कर दिया, मतलब उसको ले लिया, उस पर कब्जा किया 1504 में। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को डिफीट किया। इब्राहिम लोधी, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। इब्राहिम लोधी को उन्होंने डिफीट किया और कैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा को। ये देखिए ये पूरी आपकी मिलिट्री की जो भी कंपेन है, औरंगाबाद, ठीक है, मिलिट्री कंपेन अंडर अकबर एंड औरंगाबाद। तो बेसिकली वही बात बताई गई है आपको। देन हम लोग बात कर लेते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। देन हम लोग बात करते हैं मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो इसमें द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर बेसिकली क्या होता है, वो लोग बिलीव नहीं करते हैं कि सिर्फ उनका जो भी राजा होगा उनका बड़ा बेटा ही मतलब कि आगे राज्य संभालेगा, ठीक है। वेयर द एल्डेस्ट इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट, ये लोग बिलीव नहीं करते थे उस चीज़ पे। इंस्टीड दे फॉलोड द मुगल एंड ट्राइमोरिड कस्टम ऑफ कोपार्सनरी इनहेरिटेंस और डिवीज़न ऑफ द इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ऑल द सन। और बेसिकली ये किस चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो भी प्रॉपर्टी है वो सबको बराबर बराबर बढ़ जाए। विच डू यू थिंक इज़ फेयर डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस, प्राइमोजेनिचर एंड कोपार्सनरी। बेसिकली अब इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा आपको डिवीज़न अच्छा लगा है। प्राइमोजेनिचर जहाँ पे सिर्फ बड़ा बेटा ही अधिकारी होता है अपने फादर की डेथ के बाद राज पे बैठने के लिए गद्दी पे है, या कोपार्सनरी जहाँ पे क्या होता है कि सब बच्चों को एक समान समझ के और प्रॉपर्टी बांट देनी चाहिए। देन आपकी वाली बात कर लेते हैं मुगल्स मैरिज विद द राजपूत। मुगल्स की मैरिज कैसे हुई? राजपूत से। द मदर ऑफ द जहांगीर वॉज कछावा प्रिंसेस। जो भी जहांगीर की मदर थी वो कछावा की प्रिंसेस थी। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर, जयपुर में थे उनके फादर। मदर ऑफ शाहजहाँ वॉज ए राठौर प्रिंसेस। जो शाहजहाँ की मदर थी वो राठौर प्रिंसेस थी, ठीक है। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़, जोधपुर, जो कि जिनके फादर मेवाड़ के थे जोधपुर में, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं अब किसकी, मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। मुगल्स का जो भी थे, ठीक है, उनका अदर रूलर्स जो भी हुआ करते थे, मतलब आपके राजपूत्स हो गए, ठीक है,
और फिर आपके ये और भी लोग हो गए, उनके साथ कैसे उनका व्यवहार हुआ करता था। द मुगल्स रूलर्स कंपेन कॉन्स्टेंटली अगेन रूलर हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। बेसिकली मुगल्स किन पे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, जो उनके मतलब कि जो भी उनका ऑर्डर या रूल हुआ करता था उसकी अगर किसी ने अवहेलना की तो फिर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, या फिर जो इनकी अथॉरिटी होती थी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते तो वो रिफ्यूज़ करते थे। बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलंटरली। जैसे जैसे मुगल्स का राज बढ़ता रहा, वो पावरफुल होते गए, वैसे वैसे और लोगों ने भी उनको वॉलंटरी तरीके से ज्वाइन कर लिया। द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, और इसका एग्जाम्पल है राजपूत सबसे ज़्यादा। मेनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू द मुगल फैमिलीज। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, राजपूत लोगों ने अपनी जो भी लड़कियां थी उनकी शादी मुगल्स में कर दी एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और खुद की एक हाई पोजीशन रिसीव की। बट मेनी परसिस्टेड एट विल, और किसी किसी को जानबूझ के परसिस्ट भी किया गया। द शिशोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। शिशोदिया के एक राजपूत थे जिन्होंने मुगल अथॉरिटी को रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से संभाल रहे थे उस चीज़ को। Once defeated, however, they were honorable treated by the Mughals. एक बार वो डिफीट हो गए, मतलब पराजित हो गए, ठीक है, तो मुगल्स ने उनको कैसे ट्रीट किया, ऑनरेबली तरीके से ट्रीट किया। गिवन देयर लैंड, उनको लैंड भी दिया, वतन बैक एज असाइनमेंट, वतन जागीर भी दी। द केयरफुली बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट्स enabled the मुगल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मेनी किंग्स एंड चीफियंस। और बेसिकली मुगल्स क्या करते थे, अगर कोई डिफीट भी हो गया तब भी उसको उतनी ही इज्जत देते थे कि जितनी एक नॉर्मल इंसान को देनी चाहिए, और बाकी उनको क्या वतन जागीर भी देते थे, ठीक है, और अपना जो भी बैलेंस हुआ करता था वो भी मेंटेन करके चलते थे। और यही उनकी एक मतलब कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बात थी मुगल्स की, इसीलिए वो और ज़्यादा उनका साम्राज्य बढ़ता रहा और उनकी पहचान बढ़ती रही। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन कभी कभी ये डिफ़िकल्ट हो जाता है बैलेंस बनाना। देन हम लोग बात कर लेते हैं मनसबदार और जागीरदार कौन होते हैं। एज द एम्पायर एक्सटेंडेड टू इनकम्पास डिफरेंट रीजन, द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल्स। बेसिकली आपने देखा है कि जो भी राज्य साम्राज्य था वो एक कमरे का तो नहीं है, ठीक है, या एक शहर का तो नहीं है, पता नहीं कितने गांव कितने शहर है इसके अंदर, ठीक है, मुगल्स के राज में जब हुआ करता था, ठीक है, तो उसमें क्या करता था, अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी कि इस एरिया को तुम संभालोगे, इस एरिया को तुम संभालोगे। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स टुरानीज दे एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। और बेसिकली क्या, जो भी न्यूक्लियस आपका छोटे छोटे से पार्ट्स बना दिए गए, ठीक है, जिसमें आपके ईरानियंस भी थे, ठीक है, इंडियन भी थे, मुस्लिम भी थे, अफगान्स भी थे, राजपूत भी थे, मराठास भी थे और अलग ग्रुप भी था। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विसेज वर इनरोल्ड एज मनसबदार। जो भी मुगल को ज्वाइन करता था उसको मनसबदार की लिस्ट में इनरोल कर दिया जाता था, मतलब उसका नाम मनसबदार की लिस्ट में ऐड कर लिया जाता था। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड ए मनसबदार। मनसबदार बेसिकली कौन हुआ करता था, एक ऐसा पर्सन जो एक पोजीशन होल्ड करता था मनसब की, ठीक है, मीनिंग है पोजीशन और रैंक, जिसका मतलब है कि एक पोजीशन है, एक रैंक हासिल करना। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल। ये ग्रेडिंग सिस्टम था मुगल्स की तरफ से, जैसे कि रैंक 1, फिर उसकी सैलरी, फिर मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके चलता था कि कौन सी रैंक है, क्या सैलरी इसकी है और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। रैंक एंड सैलरी आर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट। और आपने देखा होगा कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हुआ करती थी वो कौन फाइंड आउट करता था, आपके जाट, ठीक है। द हायर द जाट, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको जाट कहा जाता था, ठीक है। द हायर द वैल्यू, द हायर द जाट द मोर प्रीशियस वॉज द नोबल पोजिशन इन ए कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। और बेसिकली जो भी हायर अगर जाट है, ठीक है, प्रेस्टिशियस है, ठीक है, तो उसको हायर पोजीशन मिलेगी कोर्ट में और ज़्यादा सैलरी मिलेगी। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार एंड कलीवली मैन। और बेसिकली इनकी क्या थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, ठीक है, वो सवार और कैलिवरी मैन कही जाती थी। द मनसबदार बॉट हिज कैलिवरी मैन फॉर रिव्यू गॉट
देम रजिस्टर, और मनसबदार क्या करते थे, कैलिवरी मैन को अपने साथ रखते थे रिव्यू के लिए किसी भी चीज़ को, जो रजिस्टर्ड करता था चीज़ों को। देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, जो भी उनके हॉर्सेस हुआ करते थे उसमें मतलब एक टैक्स लगा देते थे कि वो उनकी चीज़ है। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, और मनी रिसीव किया करते थे उनकी सैलरी को देने के लिए। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट एज जागीर्स। मनसबदार जो भी सैलरी रिसीव करते थे रेवेन्यू से मतलब प्रॉफिट से, ठीक है, उसको क्या कहते थे, जागीर्स कहते थे। दिस वर सम वॉट लाइक इक्ताज, ये किस तरीके से आपके इक्ताज के तरीके हैं, बट अनलाइक मुक्तीज, मुक्तीज से अलग है थोड़ा। मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेड देयर जागीर्स, बहुत सारे जो भी मनसबदार थे वो एक्चुअली रिसाइड नहीं करते थे, ठीक है, और एडमिनिस्टर नहीं करते थे जागीर्स को। दे नॉट हैड राइट टू रेवेन्यू फॉर द असाइनमेंट विच वर कलेक्टेड बाय देम फॉर सेटलमेंट वाइल द मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और बेसिकली उनको बेसिकली क्या बताया जाता था कि कोई भी चीज़ हुआ करती थी, ठीक है, वो सैलरी बेसिस पे जो भी उनको मिलती थी, और वो अलग अलग जो भी पार्ट्स थे कंट्री के वहाँ पे जाके काम किया करते थे। एक मिनट ये वाला पार्ट हम लोग और देख लेते हैं। ये लिखा है आपकी जाट रैंकिंग। नोबल्स विद ए जाट ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन 8000 इन अकबर रीजन। देयर वॉज ए 29 मनसबदार। अकबर 5000 किसी किसी को जाट मिलते थे, किसी किसी को 1000। अकबर के रीजन में क्या था, 29 मनसबदार थे विद रैंक ऑफ 5000 जाट, जिनकी 5000 जाट की रैंक थी। बाई औरंगजेब रीजन द नंबर ऑफ मनसबदार हैड इंक्रीज 79। औरंगजेब के टाइम पे 79 होगी मनसबदार की वैल्यू। हु वुड बी मोर एक्सपेंडिशियस फॉर द स्टेट। अब तो कौन सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिशियस था वो आपको बताना है। In Akbar region, these jagirs was carefully assessed so that revenue were roughly equal to the salary of the mansabdar। और बेसिकली जो भी अकबर का रीजन हुआ करता था यहाँ पे जागीर जो भी थी वो केयरफुली टेक केयर की जाती थी आपके रेवेन्यू के लिए, और रफली एक तरीके से देखा जाए तो सैलरी के इक्वल हुआ करती थी मनसबदार की। बाई औरंगजेब रीजन दिस वॉज नो लॉन्गर द केस। औरंगजेब के रीजन में ये कोई केस नहीं हुआ करता था। एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। और बेसिकली जो भी एक्चुअल रेवेन्यू हुआ करता था वो जो भी ग्रांटेड सम हुआ करता था उससे भी कम हुआ करता था। देयर वॉज ऑल्सो ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, और एक ह्यूज इंक्रीज भी आया औरंगजेब के टाइम पे मनसबदार में, विच मीन्स ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर्स। और बेसिकली इसका क्या मतलब है, लॉन्ग वेट करना पड़ता था उसको अपने जागीर को रिसीव करने के लिए। दीज एंड अदर फैक्टर क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। क्योंकि नंबर ऑफ मनसबदार बढ़ गए तो जागीर्स की जो भी थी वो कमी होने लगी। एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल वाई देवर जागीर। इसीलिए जो भी जागीर बनते थे तो उनको लगता था जितना हम लोग इससे धन ले सकते हैं उतना ले लें। औरंगजेब वॉज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर ऑफ रीजन एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली। और बेसिकली औरंगजेब ने क्या किया, अपने कुछ अंतिम समय पे वो ये चीज़ नहीं संभाल पाई, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, आपके पीजेंट को, मतलब आपके व्यापारियों लोगों को। फिर हम लोग बात करते हैं जब्स एंड जमींदार्स की। तो जो भी मेन सोर्स हुआ करता था आपके मुगल्स के पास, ठीक है, तो वो होता था आपका टैक्स। वो आपको वसूल करते थे पीजेंट्री लोगों से, ठीक है, मतलब आपके व्यापारी लोग से, ठीक है, उसी से ही वो सबकी सैलरी और ये सब दिया करते थे। इन मोर प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्स थ्रू द रूल एलाइटीज दैट इज़ द हेडमैन एंड द लोकल चीफियंस। किसी किसी जगह के पे क्या हुआ करता, जो भी पीजेंट्स हुआ करते थे उनके लिए पर्टिकुलर एक हेडमैन या फिर एक चीफियन अपॉइंट किया जाता था, जो मतलब कि उससे कहते थे कि आप इस गांव से कलेक्ट करो। ये देखिए, ये जैसे आपको दिख रहा है, किस गांव में गए, उनसे कहा कि नहीं आप ये कलेक्ट करो, टैक्स दे रहे हैं बेचारे, कैसे कुछ लोग हाथ जोड़ रहे हैं तो उनको देखिए कैसे मार रहे हैं, ठीक है। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार। मुगल्स एक वर्ड यूज़ करते थे जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चैम्पियंस। चाहे वो हेडमैन ऑफ विलेज हो या फिर पावरफुल चीफियंस हो,
ठीक है, उसके लिए एक वर्ड उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया जो कि था जमींदार्स। देन आपकी हम बात कर लेते हैं अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? तोडरमल। तोडरमल साहब थे रेवेन्यू मिनिस्टर। कैरीड आउट ऑफ केयरफुल सर्वे ऑफ द क्रॉप यील्ड, जो भी क्रॉप यील्ड हुआ करती थी आपकी एग्रीकल्चर की वो देखा करते थे। प्राइजेस एंड एरिया कल्टिवेटर ऑफ 10 ईयर्स पीरियड, जो भी एरिया हुआ करता था कल्टीवेशन का वो देखा करते थे। 10 साल के जो भी पीरियड्स हुआ करते थे, मतलब कि 1570 से लेकर 1580 तक का काम उन्होंने देखा। ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा के बेसिस पे टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, जो भी टैक्स हुआ करता था वो फिक्स्ड हुआ करता था आपकी कैश क्रॉप पे, ठीक है, जो कि आपको कैश में लेना पड़ता, क्योंकि तब तो ऑनलाइन सिस्टम होता नहीं था ना कि गूगल पे, फ़ोन पे और ये सब कर दें, ठीक है। ईच प्रोविंस वो डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्किल विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। बेसिकली जो भी प्रोविंस हुआ करते थे उनका जो भी रेवेन्यू सर्किल होता था उसमें वही जो रेवेन्यू की जो भी रेट्स हुआ करते थे इंडिविजुअल की क्रॉप पे वो डिसाइड कर देते थे। रेवेन्यू सिस्टम वो नोन एज जब्त, जो भी रेवेन्यू सिस्टम था उसको जब्त कहते थे। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुली अकाउंट्स। बेसिकली क्या करते थे, जो भी मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ठीक है, उस पर सर्वे किया करते थे लैंड्स पे, उनकी जो भी रिकॉर्ड हुआ करते थे। जैसे आपने पॉलिटी में देखा था पटवारीज होते हैं ना, वो रिकॉर्ड करते थे। तो यहाँ पे ज़मींदार्स, ठीक है। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल, ठीक है। ये आपका प्रोविंस किस में पॉसिबल नहीं था? आपके गुजरात और बंगाल में। देन आप लोग की बात करते हैं इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर। जो भी जमींदार हुआ करते थे वो एक ग्रेट पावर हुआ करती थी जो वो एक्सरसाइज किया करते थे। एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ड्राइव देयर रिबेलियन। और बेसिकली अगर किसी ने भी मुगल्स की जो भी रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा तो उसको एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रेबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कभी कभी हो भी जाता था कि मुगल्स के अगेंस्ट में जाते थे। दीज पेजेंट रिवॉल्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। और उनको दंड दिया जाता था, जो कि आपके लास्ट 17th सेंचुरी में बात बताएंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा एंड आईने अकबरी, ठीक है। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज चॉइस क्लोज फ्रेंड। अकबर ने क्या किया, ऑर्डर किया अपने एक क्लोज फ्रेंड को एंड कोटियर को, जो भी कोटियर भी थे और क्लोज फ्रेंड भी थे, अब्दुल फजल, कि उनकी जो भी हिस्ट्री उनके रीजन की वो लिखो। तो अब्दुल फजल ने 3 वॉल्यूम में लिखी वो। देखिए, पहली आपकी अकबर के रीजन के बारे में, दूसरी आपकी, ठीक है, अकबर के पूरे रीजन के बारे में किस में लिखा गया है? आपका अकबरनामा में। फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा गया आपका अकबर एंसेस्टर। फर्स्ट वॉल्यूम में आपका लिखा गया अकबर के एंसेस्टर मतलब बड़े बुजुर्ग, मतलब हुमायूं बाबर के बारे में। सेकेंड वॉल्यूम में लिखा गया है अकबर की जो भी रीजन थे उसमें कैसे उनकी बातें हैं, क्या उन्होंने काम किए वो। थर्ड में क्या लिखा था? आईने अकबरी। आईने अकबरी के अंदर क्या आता है? इट डील्स विद द अकबर एडमिनिस्ट्रेशन हाउस होल्ड एंड आर्मी रेवेन्यू। इसके अंदर क्या आता है? आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है अकबर का वो आता है। थर्ड में आईने अकबरी में हाउस होल्ड्स, आर्मी कैसे रखते थे वो, ज्योग्राफी पूरे एम्पायर की, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। और बेसिकली वो प्रोवाइड क्या करते थे? रिच इन्वायरमेंट, जो भी वो रहा करते थे वो सब उसके बारे में लिखा, कैसा ट्रेडिशन, कैसा कल्चर में रहा करते थे वो, उसके बारे में लिखा गया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द आईने अकबरी इज रिच स्टेटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एट डाइवर्स एज क्रॉप यील्ड, प्राइजेस, वेजेस एंड रेवेन्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है आईने अकबरी में कि जो भी उनका रिच स्टेटिस्टिकल है, ठीक है, जो भी वो क्रॉप्स मतलब जो भी खाया करते थे, यील्ड, प्राइजेस, ठीक है, वेजेस जो भी दिया करते थे और रेवेन्यूज़ दिया करते थे। तो ये वो बात है। फिर आपकी बात कर लेते हैं नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। नूरजहाँ का जो भी इन्फ्लुएंस हुआ जहांगीर कोर्ट में उसकी बात करते हैं। मरुनिसा मैरिड टू एम्पायर जहांगीर। मेरुनिसा ने शादी किससे की? जहांगीर से की 1611 में। एंड रिसीव द टाइटल ऑफ नूरजहाँ। और टाइटल कौन सा मिला उनको? नूरजहाँ का। शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। और बहुत ही एक्सट्रीमली लॉयल थी, ईमानदार और सपोर्टिव थी मोनार्क को लेके, मतलब साम्राज्य को लेके। एज ए मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर क्वाइंस बेयरिंग हिज ओन टाइटल वन साइड ऑन द अदर द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहाँ। जो जहांगीर थे उन्होंने चांदी के सिक्कों में क्वीन बेगम जहांगीर के नाम से मतलब कि मोहर बनवाई, सिक्के बनवाए, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में भी लिखवाया। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहाँ,
ठीक है, जो भी उनका डॉक्यूमेंट हुआ करता था उसको फरमान कहते थे नूरजहाँ का। द स्क्वायर सील स्टेट, जो भी आपको ये स्क्वायर सील दिख रही है मतलब कि यही हुआ करती होगी मेरे हिसाब से, तो नूरजहाँ का फरमान इसे ही कहा करते थे। ठीक है, कमांड हर मोस्ट सलमाइन एंड किलिंग मिनिस्ट्री नूरजहाँ पद्मशाह बेगम, नूरजहाँ को ही पद्मशाह बेगम भी कहा गया। द राउंड सील स्टेट, जो भी राउंड सील दिख रही है आपको, इसको क्या कहते थे, बाय द सन ऑफ द शाह जगम ही बिकम ए ब्रिलियंट एज ए मून। जो भी शाहजहाँ थे, ठीक है, वो एक ब्रिलियंट बने एक चंद्रमा की तरीके में। नूरजहाँ पदशाह बी द लेडी ऑफ एज, और जो भी नूरजहाँ थी उन्हें पदशाह भी कहा करते थे। बस 5 से 10 मिनट का बचा है आपका ये चैप्टर। देन हम लोग पढ़ लेते हैं आपका सुलह ई कुल। सुलह मतलब कि जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है आपकी सुलह हो जाती है। जहांगीर अकबर के सन थे जहांगीर, ठीक है, और जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहाँ, और शाहजहाँ का बेटा कौन था, औरंगजेब। तो ये कहानी चलती आ रही है। ठीक है, अकबर सन था जहांगीर डिस्क्राइब हिज फादर पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जहांगीर ने डिफाइन किए अपने जो भी उनके पिताजी किस तरह के सुलह करते थे वो। तो देखिए ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। As in the wide expanse of the divine expansion, the room, all the classes and the followers of all Christian empire dominance। देखिए बेसिकली वो किस तरीके से रहते थे, क्या गुड चीज़ है क्या बैड चीज़ है, ठीक है, तो बेसिकली यही है। तो बेसिकली इसका सुलह कुल का बेसिकली हम सच बताएं आपको मतलब क्या है, ये देखिए मार करके लास्ट लाइन में लिखा है यूनिवर्सल पीस, कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहो, यही था मतलब इसका। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो हम लोग बात करते हैं कि 17th सेंचुरी में स्टार्टअप में क्या हुआ और 17th सेंचुरी के बाद क्या हुआ। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री इफिशियंसी ऑफ द मुगल एम्पायर। अगर देखिए आप लोग को स्पीड ज़्यादा लगे तो प्लीज़ स्पीड कम करके देख लीजिएगा। द एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री इफिशियंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लीड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था मुगल्स का मिलिट्री इफिशियंसी का, ठीक है, वो कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ाता था। इंटरनेशनल ट्रैवलर डिस्क्राइब इट एज द फैबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। इंटरनेशनल जो भी ट्रैवलर्स थे, ठीक है, वो मुगल्स को क्या कहते थे, लैंड ऑफ वेल्थ, मतलब कि एक समझ लीजिए पूरा वेल्थ किसे कहते हैं आपके, मतलब पूरा रुपया पैसे को, ठीक है। बट दीज आर सम सेम विजिटर्स वॉज एप्पल टू स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और कुछ स्टेट क्या थे जो गरीबी से जूझ रहे थे, एग्जिस्टेड साइड बाई साइड इन द ग्रेटेस्ट ऑप्यूलेंस। जो गरीबी से जूझ रहे थे वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ऑप्यूलेंस था उनके लिए। द इनइक्वालिटीज वर ग्लेरिंग। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 12th year of Jahangir region inform us the highest ranking mansabdar were only 445 in numbers out of the total 8,000 लोग थे, जिसमें से सिर्फ 445 पीपल्स ही चुने गए थे। दिस स्मॉल नंबर ए मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार, मतलब 5.5% अप्रॉक्स में मनसबदार हुआ करते थे। दे रिसीव्ड, वो रिसीव किया करते थे 61 मतलब 61% आपकी टोटल जो भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है एम्पायर का वो रिसीव किया करते थे एज ए सैलरी के रूप में। एंड दियर ट्रोपर्स, अपने ट्रोपर्स के लिए। द मुगल्स एम्परर एंड दियर मनसबदार स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जो भी एम्परर हुआ करते थे वो अपने मनसबदारों के लिए गुड इनकम और गुड सैलरी मतलब स्पेंड किया करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिशियन एंड पीजेंट्री एंड सप्लाइड गुड एंड प्रोड्यूस। और ये पैसा किनके काम आता था, जो भी आर्टिशियन और पीजेंट्रीज हुआ करते थे, पीजेंट्री मतलब व्यापारी वगैरह हुआ करते थे, आर्टिशियंस, उनके लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए। बट द स्केल ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर द पीजेंट एंड द आर्टिशियन। सो बेसिकली क्या हुआ करता था कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था कभी कभी बहुत कम हो जाता था क्योंकि कुछ लोग दे नहीं पाते थे। द पुअरेस्ट अमंग दैम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। जो भी लोग हुआ करते थे वो बहुत गरीब हुआ करते थे, हैंड टू माउथ, एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो इतने गरीब थे कि अपने टूल्स और सप्लाईज़ के लिए रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते थे, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए भी, तो वो सब राजा लोग इकट्ठा करवाते थे। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए देयर वेल्थियर प्रेजेंट्री एंड टीशियन ग्रुप द मर्चेंट बैंकर्स प्रॉफिटेड इन द इकोनॉमिकल वर्ल्ड। और बेसिकली जो भी वेल्थी मतलब पीजेंट्री और आर्टिशियंस हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे, बैंकर्स, उनको प्रॉफिट पहुंचाने के लिए उनकी मदद किया करते थे। ठीक है, द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्स कमांडेड बाय द मुगल एम्पायर मेड देम एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन लेट 17th सेंचुरी।
ठीक है। और बेसिकली जो भी इनॉर्मस ग्रो मतलब एक अच्छा सुंदर सा आपका जो मुग़ल एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, और बहुत सारे लोग रहा करते थे आपके मतलब कि 17वीं सेंचुरी के लास्ट में भी। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पर सोली डिक्लाइन, जैसे जैसे मुगल एम्पर जो भी है धीरे धीरे घटने लगा, हिज सर्वेंट्स इमर टू ए पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन द रीजन, उनके जो भी नौकर हुआ करते थे, सर्वेंट हुआ करते थे, वो पावरफुल सेंटर बन गए पावर के। दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डेंसिटी एंड हेल्ड टू बी कमांड टू प्रोफियंस लाइक हैदराबाद एंड अवध, और उन्होंने अपनी एक डायनेस्टी बना ली जो कि हैदराबाद और अवध में है। ऑल दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्पर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, और जो भी लोग कंटिन्यू किया करते थे मुगल एम्पर में दिल्ली में अपने मास्टर के साथ। एंड द 18th सेंचुरी द प्रोविंस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़, और बेसिकली जो भी आइडेंटिटीज़ होती थी पॉलिटिकल, ठीक है, इंडिपेंडेंट, वो भी देखा करते थे। तो ऐसे करके हो गया है आपका चैप्टर ये भी समाप्त, मतलब चैप्टर 4 भी, ठीक है। हम लोग देखेंगे चैप्टर 5। अगर टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा हो टीचिंग स्टाइल तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। राधे राधे, बाय बाय।